नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मुझे कि पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप घर पर मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। हम देखिए संवैधानिक विकास की चर्चा कर रहे थे और विकास की प्रक्रिया में हम लोग 1909 जो भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 है वो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप उसे पढ़ लेंगे। उसे पढ़ने के बाद ही आप अगली क्लास पे आएँ। पहले उन जितनी भी क्लासेस वहाँ पढ़ी हुई हैं उन सभी क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम होते हैं, यहाँ से कई बार पेपर में सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। इस समय हमारा वायसराय और भारतीय सचिव जो थे वो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 का साल जो है वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें देखने को मिला था। क्या घटना थी क्या नहीं थी वो तो सब जाने लेंगे हम लोग, लेकिन चलिए आज इस भारत सरकार अधिनियम 1919 की चर्चा करते हैं, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज़ देखो, यहाँ धीरे धीरे अब बदलाव की राजनीति शुरू हो गई है। साथ ही महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए हैं, तो उनके लौटने का प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पर पड़ना ही था जो पड़ा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो जंग जीत के आ रहे थे। तो यहाँ थोड़े से सुधार देखने को मिलते हैं 1919 के साथ, जिसमें सबसे पहला सुधार ये था कि जो भारत सचिव था या भारत राज्य सचिव था, अब भारत राज्य सचिव का जो वेतन होगा वो भारत के खर्चे से नहीं जाएगा या भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा, वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से नहीं बल्कि ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। पहली चीज़ तो ये कर दी, यानी कि अब भारत के यानी भारत राज्य सचिव जो बैठता है इंग्लैंड के अंदर, तो वो वहाँ पर वेतन अब भारतीय राजस्व से नहीं जाएगा, वहाँ वेतन इंग्लैंड के राजस्व से या ब्रिटिश राजस्व से देखने को मिलेगा। दूसरी बात, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, ये पेपर में बनता है। इसकी सहायता के लिए या इसकी सहायता हेतु हाई कमिश्नर की नियुक्ति करी गई। किसकी? हाई कमिश्नर की नियुक्ति, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर को बोलते हैं उच्चायुक्त। क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त बोलते हैं। तो आपके पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये कि उच्चायुक्त की जो नियुक्ति है वो किस परिषद अधिनियम से बनती है? 1919 से हुई है। महत्वपूर्ण सवाल है। तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको महिलाओं को मताधिकार मिला, महिलाओं को मत का अधिकार मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के लिए साथ ही साथ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत होती है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से समझना, महिलाओं को मताधिकार आपको 1909 से मिलता है, साथ ही साथ आपको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती हुई यहाँ दिखती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, ध्यान से समझना मेरे प्यारो। अगला पॉइंट आपने देखा था अभी कि 1909 में मुस्लिमों को अधिकार मिला था। किस चीज़ का? सांप्रदायिकता का अधिकार या पृथक मताधिकार, है ना। एक तरीके से आपको देखने को मिला था 1909 में। यही वही अधिकार जो आपका क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली है उसे और समुदाय तक आगे बढ़ाया गया। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर 1919 में जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली थी, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को पता किस किस पे? सिखों पे, भारतीय ईसाइयों पे
यूरोपियों पे, जो सिख यहाँ रहते थे उन पे सांप्रदायिक अधिकार से निर्वाचन प्रणाली लगा दी गई। दूसरी बात भारतीय ईसाइयों पे लगा दी गई, इसके अलावा यूरोपियों पे लगा दी गई, और साथ ही आंग्ल भारतीय जो थे, आंग्ल भारतीय, इन सब पे क्या लगा दिया गया, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसे यहाँ पे क्या करा गया, लागू किया गया। 1909 में मुस्लिमों को अधिकार मिला था, 1919 में आप देखोगे सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपियों को और आंग्ल भारतीयों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, देखो नेक्स्ट बात क्या है, केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करी गई, यानी कि 2 सदन वाली। उसी तरीके से राज्यसभा जैसे लोकसभा आप लोग देखते हैं, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। कोई दिक्कत इस बात में? द्विसदनात्मक का मतलब 2 सदन वाली। आप जैसे राज्यसभा लोकसभा की बात करते हैं तो ऐसे ही 2 सदन वाली विधायिका यहाँ क्या करी गई, स्थापित करी गई। इसके अलावा देखो ध्यान से समझना कि एक तरीके से आंशिक उत्तरदायी सरकार की बात यहाँ पर हो रही थी, यानी कि अपना एक तरीके से भारत के जो नागरिक हैं उन्हें और बेहतर सुविधा देने के लिए, उनके लिए और अच्छे से काम करने के लिए आंशिक उत्तरदायी सरकार हेतु द्वैध शासन पद्धति को यहाँ पे लागू करा गया। और बहुत बच्चे इससे फंसते हैं, ध्यान रखना, ये आंशिक उत्तरदायी सरकार हेतु बात कर रहे हैं, आंशिक उत्तरदायी सरकार हेतु द्वैध शासन की क्या हुई, सरकार हुई, शुरुआत हुई, द्वैध शासन की शुरुआत करी। और ये जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई ये 8 प्रांतों से करी गई थी शुरुआत में। ठीक है, 8 प्रांतों से इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, जब 2 लोग या 2 सम्राट या जब 2 शासक एक ही जगह शासन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे आप उत्तराखंड के निवासी हैं, मान लीजिए कोई भी बच्चा उत्तराखंड का निवासी है, तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी इसके प्रति है। साथ ही साथ जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार भी तो किस पे शासन करती है, इसी व्यक्ति पे तो शासन करती है। जैसे उत्तराखंड के लिए कोई नागरिक अलग नहीं है, ऐसे ही भारत सरकार के लिए वो नागरिक अलग नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि उत्तराखंड के लिए अलग नागरिक है और भारत में रहने वाले लोग अलग हैं। हम ही भारतीय हैं और हम ही उत्तराखंड में रहते हैं, यानी कि हम ही लोगों पर उत्तराखंड सरकार का शासन भी चलता है, साथ में भारत सरकार का शासन भी चलता है। ये पद्धति किसके अंदर आ जाएगी, द्वैध शासन के अंतर्गत आ जाएगी। बात समझ में आई? द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यहाँ पर 8 प्रांतों से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। द्वैध शासन का मतलब मैंने आपसे क्या बताया कि एक ही व्यक्ति पर 2 लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे। इसलिए जरूरी था कि केंद्र और जो प्रांत है, यानी कि केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच उनके प्रशासन को लेकर के जो भी विषय हैं, उनके प्रशासन का बंटवारा सही तरीके से करा जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, केंद्र तथा राज्य मतलब प्रांत कह दो आप, केंद्र तथा प्रांतों के बीच प्रशासनिक बंटवारा जरूरी था। के मध्य प्रशासन विषयों का बंटवारा ये किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रशासन विषयों का क्या करा गया, बंटवारा किया गया। मैं बंटवारा करने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से समझना बात को। प्रशासन 2 तरीके से चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। प्रशासन, एक प्रशासन केंद्रीय प्रशासन होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रशासन करेगी। एक प्रशासन क्या होगा आपका, प्रांतीय प्रशासन हो। प्रांत मतलब एक तरीके से स्टेट, राज्य। ठीक, केंद्र के अंदर प्रशासन करेगी तो उसमें प्रांत का कोई हस्तक्षेप होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखना, प्रशासन 2 तरीके से चलता है, एक केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन पर किसी का हस्तक्षेप है ही नहीं, केंद्र में तो केवल केंद्र सरकार प्रशासन करेगी, तो इस बात को तो हम छोड़ देते हैं। प्रांतीय प्रशासन के अंदर देखने को चीज़ें मिलती है 2 तरीके से, यानी कि यहाँ 2 विषय देखने को मिलते हैं। एक वो विषय जो आरक्षित रखे जाते थे,
यानी कि वो विषय जिन पे प्रांत का कोई अधिकार नहीं होगा। एक विषय ऐसे होते हैं हस्तांतरित, यानी कि जिन पे प्रांत काम कर सकती है। जैसे आरक्षित विषय मैं आपसे कहूँ, राजस्व संबंधित विषय, पुलिस, न्यायालय, ये सारे विषय क्या थे? ये आरक्षित विषय थे। इस पे केवल और केवल गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी थी वही अपने नियम कानून या प्रशासन को चला सकती थी। हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, ऐसे विषयों पे क्या होता था कि गवर्नर जनरल के साथ साथ जो विधायिका भी थी वो भी निर्णय ले सकती थी, या विधानसभा या विधान परिषद वो भी निर्णय ले सकती थी। यानी आपकी प्रांतों के अंदर काम करने वाली जो आपकी विधान परिषद थी वो भी यहाँ निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी थी। इस तरीके से बंटवारा यहाँ पर कराया गया था, प्रशासनिक बंटवारा केंद्रीय प्रांतों के बीच, और प्रांतों में भी आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। ध्यान रखना, आरक्षित तो आप समझते हैं रिजर्व रखे गए हैं गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के लिए। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफरेबल, जो दोनों लोग जहाँ काम कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जैसे आप राज्य सूची, संघ सूची पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके की चीज़ यहाँ कुछ देखने को मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा देखो, द्वैत शासन की बात हो रही है, तो द्वैत शासन एक तरीके से मैंने क्या बताया, जब आपका दो शासक एक जगह शासन करते हैं तो द्वैत शासन का जन्मदाता लायोनल कोर्टिस को माना जाता है। ठीक है, लायोनिल कोर्टिस द्वैत शासक का जन्मदाता किसे मानते हैं? लायोनिल कोर्टिस को मानते हैं। इन्होंने सबसे पहले अपनी इनकी किताब थी डायरकी, इस किताब के अंदर क्या करा था, इस द्वैत शासन के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, डायरकी के अंदर द्वैत शासन के बारे में जानकारी दी थी। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली, ये महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर है। इसके अलावा देखो यहाँ और भी चीज़ें थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, उन्हें भी थोड़ा जानते हैं। पहली चीज़, यहाँ पर भारत के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन करना था। भारत के लिए या भारत हेतु लोक सेवा आयोग का गठन, वो किसके प्रावधान था? ये भी 1919 में रखा गया था। हालांकि ये 1919 लागू कब हुआ जाकर के 1921 में, और लोक सेवा आयोग यानी कि 1926 में जाकर के केंद्रीय लोक सेवा आयोग को बनाया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या करा गया था बच्चा? गठन किया गया था। एक चीज़ ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भारतीय सचिव है, भारतीय सचिव को ये अधिकार दिया गया था कि ये अपने लिए क्या कर सकता है? एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया? भारतीय सचिव को दिया गया। इसके अलावा यहीं पे एक इम्पोर्टेंट बात थी कि केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अब पृथक कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। प्रांतीय बजट लिखिए, प्रांतीय बजट से पृथक किया गया था। क्योंकि देखो, जब दोनों को अलग अलग करने की बात कर ली है, द्वैत शासन की बात कर रही है, इसलिए केंद्रीय बजट को अलग रखा, प्रांतीय बजट को अलग रखा। इसके अलावा एक वैधानिक आयोग बनाया गया, एक वैधानिक आयोग बनाया गया, और इस वैधानिक आयोग को प्रत्येक 10 साल में अपनी रिपोर्ट जारी करने की बात करी गई। यानी कि 10 वर्ष बाद जांच की रिपोर्ट इसे देनी होती थी। 10 वर्ष बाद जांच की रिपोर्ट इसे देनी होती थी। किसे? आपके वैधानिक एक आयोग को। ये बेसिकली बात क्या है कि ये उसलिए बनाया गया कि भारतीय लोगों के अधिकार, भारतीय लोगों को क्या क्या अधिकार देने हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके क्या संवैधानिक अधिकार होने चाहिए, उसके विषय पे इसे जांच करना था और 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। ठीक है, देखो यहाँ 1919 है, 10 वर्ष बाद क्या था? 1929। लेकिन कहानी शुरू होती है कब से? 1927 से, जो साइमन कमीशन की बात होती है।
अगली क्लास में जब मैं चर्चा करूंगा आपसे तो साइमन कमीशन वगैरह जो भी वहाँ चीज़ें हैं, इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए, हिम्मत से लगिए, आप लोग जितना हो सके मन लगा के पढ़ाई करिए। क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए। अभी आदित्य सर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम चलते हैं तो मुझ पर ऑफलाइन थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है। मेरा गला आप लोग देख पा रहे होंगे, आवाज़ आपको पता चल रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी आपको क्लास आएंगी, आप क्लास के लिए टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।